हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पार्क में। मेरा नाम है अनुज गौतम और आज हम लोग एनसीईआरटी की डीप लाइन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। पूरी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सारा मैं आपको बता चुका था व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब हम लोग कवर कर चुके थे। एक्टिविटी में आपको पढ़ा चुका था, ये सारी एक्टिविटी हम लोग कवर कर चुके थे। उसके बाद बैलेंसिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका था। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी तरीके की होती है वो सारी मैं बता चुका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको एग्जांपल याद करना है, ये सारे एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कोरोजन क्या होता है ये मैं भूल गया था लास्ट टाइम पे, आज कवर कर लेते हैं इसको। कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल की जो हमारे पास मेटल की जो लेयर होती है, मेटल होता है, वो अपने बाहर से इन्वायरमेंट या डस्टिंग या फिर मॉइस्चर जो है रिएक्शन कर जाता है। तो जब वो रिएक्शन कर जाता है तो उसके साथ अलग तरीके का कंपाउंड बना जाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है कि आयरन के ऊपर जो है एक लेयर आ जाती है, इसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, इसी को कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। क्या होता है, जब हम लोग फूड जो है बिना फ्रिज के रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि फूड ख़राब हो जाता है, अलग सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, अलग सा टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इस सब से बचने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, हमारा आज का जो टारगेट रहेगा, हमारा आज का टारगेट है कि हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, वो भी डीप लाइन से, कि एनसीईआरटी में क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। पहले तो हमें जो बताया हुआ है यही बता रखा है कि हमारी लाइफ में केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या क्या होता है। जैसे मिल्क ख़राब हो जाता है टेम्परेचर वगैरह पे, टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारा मिल्क जो है ख़राब हो जाता है समर में। साथ ही साथ आयरन तवे में जो है ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर से जो है एक्सपोज कर जाता है, या फिर उस पे जो है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये सब इसमें जो है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये सब केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। जो भी दे रखा है वो सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। कुछ चेंजेस होता है इनमें, बोल रहा है कि कुछ चेंजेस होता है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो पार्ट आते हैं, एक तो उसमें होता है कि फिजिकल चेंजेस आ जाए। जैसे अगर हम लोग बात कर लें फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस हम लोग क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, केमिकल चेंजेस की स्टडी करनी है। ठीक है, पहला चैप्टर ही हम लोगों ने जब क्लास 9th में पढ़ा था तो वो हमारे पास चैप्टर था मैटर। मैटर में हम लोग फिजिकल चेंजेस सारे कवर करके आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो है केमिकल चेंजेस पढ़ना है कि किस तरीके के केमिकल चेंजेस होते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, पढ़ा चुका हूँ मैं, पिछली वीडियो देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे जो है मैग्नीशियम का एक हमारे पास रिबन होता था, उसकी रिएक्शन हम लोग चेक कर रहे थे कैसे होती है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा। आगे ये बता चुका हूँ कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम के बर्न होने से क्या होता है कि इसमें रिएक्शन यहीं पे लिख देता हूँ। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में और हमारे पास दे देता है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, साथ ही साथ हमें देता है हीट। ये हमारे पास इसकी रिएक्शन है, याद कर लेंगे, ऊपर भी लिखी हुई है। लास्ट जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको ये कराया था। ठीक है, इसके बारे में बता रखा है कि ये होता क्या है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी के बारे में बोल रहा है कि ये जो पाउडर बनता है जब मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमें मैग्नीशियम का वाइट पाउडर देता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम जो है बता रखा है, इट इज़ ए फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम, ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन, ये हमें बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अभी एक्टिविटी में लास्ट में कराऊंगा, ये दोनों एक्टिविटी आएगी।
जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि कुछ केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? चेंज इन स्टेट, कलर, इवोल्यूशन, गैस एंड टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, ये आपने लैंग्वेज पढ़ी है इस एक्टिविटी की, पूरी लैंग्वेज मैंने आपको ये बताई है कि मैग्नीशियम, ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है और बना रहा है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को हम लोग किस में लिखना है? हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग मैग्नीशियम या फिर केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। जो भी हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, जो हम लोग राइट साइड लिखते हैं वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट, याद रखेंगे। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड, ये सब जो मैंने बोला, और जो आपके पास प्रोडक्ट होता है वो आप लोग राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? केमिकल इक्वेशन को पहले हम लोग लैंग्वेज में बोल देते हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे हम लोगों ने नोट किया है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है हमारे पास क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यही बोल रहा है कि इसको हमें फॉर्मूले में लिखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन बता दी है, केमिकल इक्वेशन बता दी है। रिएक्शन मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं किसी को, किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसको एक फॉर्मूले में लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है वो अगर बैलेंस है तो ठीक है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं वो बात याद रखेंगे कि बोथ साइड हमारे पास या तो हमारे पास एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहली बात, किस चीज़ के ऊपर जो है केमिकल इक्वेशन बेस्ड होती है, याद रखेंगे। केमिकल इक्वेशन बेस्ड होती है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होती है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टोटल मास जो होता है हमारे पास, जितने हम लोगों ने रिएक्टेंट यूज़ किए हैं किसी भी रिएक्शन में और जितने हम लोगों का प्रोडक्ट आया, दोनों का मास हमारे पास बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास बोल रहा है, एक केमिकल इक्वेशन बोल रहा है हमारे पास कि ये जिंक है, ये रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के, नीचे लिखी हुई इसकी इक्वेशन, और बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको ये हमने अभी किस में बोला है? वर्ड में बोला है। अब इसी को हम लोग एक फॉर्मूले की बेस में जो है रिएक्शन बनाएंगे। जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन को जो है रिमूव कर रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना सीखते हैं। यही बता रहा है बैलेंस कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी। आप जैसा भी करते हैं उसमें राइट हैंड साइड पहले जिंक लिख लेते हैं, कितने हैं दिख रहे होंगे आपको। हाइड्रोजन लिख लेते हैं, कितने हैं? 2 हैं हमारे पास। सल्फर लिख लेते हैं, कितने हैं हमारे पास? 1 है हमारे पास। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 है हमारे पास। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं, जिंक हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे ये वाले 2 हैं। ठीक है, उसके बाद सल्फर हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। इनको सबको बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करना होता है? अगर हमें दिख रहा है कि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बैलेंस है तो उसको हम लोग कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बैलेंस दे रखी है, कोई अनबैलेंस रिएक्शन आएगी तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे मैंने की है ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये है अनबैलेंस रिएक्शन कैसे की जाती है। पहली बात तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे Fe देखिए यहाँ पे, H2 देखिए, इसने रिएक्शन की है और बना लिया है Fe3O4 और प्लस H2। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है तो आप बैलेंस, जो भी आपके पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उनके ऊपर एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना लीजिए। जब आप बॉक्स बना दे रहे हैं तो अब आप कोई भी चेंजेस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यही बोला है कि बैलेंस केमिकल, जो आपके पास बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो है एक बॉक्स में डालेंगे,
जो भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनको आप एक बॉक्स में डालेंगे। फिर बोल रहा है कि आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में आप लिखिए कि राइट हैंड साइड कितने हैं। अभी ऊपर करके भी बताया मैंने यही आपको, राइट हैंड साइड कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं। दोनों हम लोगों ने लिख लिया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आयरन जो है आपके पास इधर 1 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, इधर भी लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को जो है बैलेंस किया जाए। ये लिखा हुआ है इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को बैलेंस किया जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि किस में ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि Fe3O4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है हमारे पास, तो हम वही सिलेक्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द Fe3O4। उसके बाद दोनों को फिर से लिखते हैं, इनिशियल में कितने हैं और फाइनल में कितने हैं। जब आपने इसको चेक किया तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इधर हमारे पास हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर हमारे पास 2 हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के इसमें इंटू कर देते हैं, 4 से इंटू कर देते हैं, तो हमारे पास अब हाइड्रोजन हो जाते हैं 8। इसकी 2 की इंटू करके देखते हैं, इससे तो 8 मिलेंगे। यही बात बोल रहा है, इसकी पूरे की आपने इंटू कर दिया तो आपके पास हाइड्रोजन मिल गए इतने, और इधर भी हाइड्रोजन। फिर आप इसकी भी इंटू करेंगे 4 से नेक्स्ट स्टेप में। इधर भी आपने 4 से इंटू की, इधर भी आपने 4 से इंटू की। उसके बाद आप Fe को जो है वह बैलेंस करके देखेंगे। अब सेम चीज़ें बोल रहा है कि पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, फिर आप चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे दोनों साइड में किसी भी नंबर की इंटू करके देखेंगे। कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा नंबर वाला जो है एटम को सिलेक्ट करें, किसके पास ज़्यादा नंबर है। फिर उनको सिलेक्ट करके आप दोनों साइड में इंटू करके देखते हैं बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। फिर दोबारा से हम लोग चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि अब बैलेंस हो गया या नहीं हो गए। फिर जो हमारे पास लास्ट में बचे हुए एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास थर्ड एलिमेंट जो बचा हुआ है, उसको चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमारे पास जो बचा है वो Fe बचा है, कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास 3 Fe हैं और इधर हमारे पास केवल एक Fe है। अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग Fe की साइड में इंटू कर देंगे 3 से। देखिए जैसे यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि Fe की इंटू कर देंगे 3 से, बाकी ये पूरा फिर बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। वैसे ही मैंने आपको जब अपनी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना डायरेक्ट बताया था। इन सब की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर में डायरेक्ट आएगी कि ये केमिकल इक्वेशन आपके पास कोई भी एग्जांपल ले लेता है, उसको डायरेक्ट आपको बैलेंस करना होता है। ठीक है, इन सब की आपको ये लिखना तो है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो आता है आपके वो डायरेक्ट बैलेंसिंग इक्वेशन पूछे जाते हैं कि बैलेंस करके दिखा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक लास्ट में बात बोल रहा है आपको कि आप जो है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट जरूर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल से बता देता हूँ मैं, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था एनसीईआरटी में Fe प्लस H2O, साथ ही साथ इसने बनाया था हमारे पास Fe3O4 और साथ ही इसने बनाया थी H2 गैस। अब ये किस स्टेट में पाया जाता है उनके बारे में लिख लेते हैं। जैसे Fe जो होता है ये सॉलिड में होता है, तो आप इसको यहाँ पे इसके छोटा सा स्मॉल में सॉलिड लिख देते हैं। H2O जो होता है लिक्विड फेस में होता है, आप यहाँ पे L बना देते हैं छोटा सा। उसके बाद ये जो हमारे पास Fe3O4 होता है ये भी हमारे पास सॉलिड में है, और हाइड्रोजन गैस जो है हमारे पास ये गैस फॉर्म में होती है। तो आपको इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी होती है कि ये किस फिजिकल स्टेट में रिएक्शन कर रहे हैं, कंप्लीट वाला। तो वही बात बोल रहा है, राइटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामिन द, ये सारी बात बोल रहा है। आपने इसकी ये फिजिकल स्टेट को लिख दिया है, सबकी फिजिकल स्टेट को लिख दिया है। उसके बाद आप सीख चुके हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जो ये ब्रैकेट होता है ये रिएक्शन किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड कर जाती है। जैसे मैंने कहा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जा रही है और आपके पास बना रहा है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? मेथेनॉल। लेकिन ये एक स्पेशल टेम्परेचर या प्रेशर पे होती है। बोल रहे हैं समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव और बिलो द एरो। कि आप ये जो कैटलिस्ट होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, ये सब प्रेशर टेम्परेचर को जो है आप लोग इस ब्रैकेट के ऊपर जो है नोट करके लिखते हैं। जैसे इसने लिखा है कि ये रिएक्शन जो होती है 340 ATM पर कंप्लीट होती है। ऐसे CO2 रिएक्शन कर रहा है H2O से और बना रहा है हमारे पास ग्लूकोज, और साथ में रिलीज हो रही है ऑक्सीजन और वाटर। लेकिन ये रिएक्शन
सनलाइट पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ क्लोरोफिल पे डिपेंड करती है। तो आप इसको मेंशन कर देंगे ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है, सॉरी एरो के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट सिंबल होता है किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए कि कैसे आप एक रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कुछ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्या क्वेश्चन है? वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? जो आपने मैग्नीशियम जलाई थी ऑक्सीजन के साथ में, उसको आप क्या करते हैं, पहले आप उसको साफ करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं कि व्हेन द मैग्नीशियम इज केप्ट इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर मैग्नीशियम ज़्यादा लंबे समय तक एयर में रखे रहे तो इसके ऊपर एक कवर या लेयर आ जाती है मैग्नीशियम, ठीक है, ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो इस लेयर को हटाने के लिए, बर्न करने के लिए आपको इसको हटाना पड़ेगा। इसी वजह से आप लोग इसको क्या करते हैं, आप इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ और दे रहा है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे होती है रिएक्शन, हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ और बना रहा है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस कर देंगे तो 2 से इंटू कर देते हैं। ये आपके पास एक बैलेंस रिएक्शन हो गई, इधर साइड में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है आपके पास BaCl2, रिएक्शन कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, याद रखेंगे। इधर लिखी हुई वैसे मैंने रिएक्शन इसकी BaCl2Al2SO4 का होल थ्राइस। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से और बना देता है BaSO4 और साथ ही साथ ये Al जो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, बन जाता है AlCl3। बाद में हम लोग इनको बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंस करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम रिएक्शन कर रहा है वाटर से, H2O से, और बन जाता है इसमें NaOH, ठीक है। ये इसकी केमिकल इक्वेशन होती है और साथ ही साथ ये निकलती है इसमें से वाटर गैस। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इधर नोट की है मैंने, आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरा सेम चीज़ बोल रहा है, आपको रिएक्शन इसमें लिखनी है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। रिएक्ट कर रहे हैं इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम लिखा हुआ है, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ और बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। दूसरा भी सेम बात बोलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, बन जाता है NaCl और H2O, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन पढ़ ली है पूरी कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कितने टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जनरली होता क्या है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की और ये इसके साथ जुड़ गया तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी कभार कैसा होता है कि आप किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, जैसे H2O को आपने जो है तोड़ दिया, ये बन गया है H2+O2, तो आपने इसको तोड़ दिया, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ ऐसी होती है जो डिस्प्लेस हो जाती है, जैसे Zn की रिएक्शन करा देते हैं CuSO4 के साथ, ये बन जाता है Zn की जगह पर ये जुड़ जाएगा, बन जाएगा ZnSO4+Cu, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो दो एलिमेंट आपस में ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। पहली रिएक्शन दी हुई है हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है कि एक कंपाउंड होता है कोई भी, हमारे पास क्विकलाइम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है और बना जाता है हमारे पास सिलेक्टलाइम, जिसको आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस के नाम से भी जानते हैं, और इस रिएक्शन में हीट निकलती है। तो आप इसको नोटिस करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम होता है क्विकलाइम, ये जब कंबाइन हो रहा है H2O के साथ में तो सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन भी लिखी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए single product calcium hydroxide. Such as reaction in a single product is formed from two or more reactant, one या एक से ज़्यादा, ठीक है, such known as combination reaction। आगे बढ़ते हैं, इसका एक काम होता है, एप्लीकेशन होता है इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये वही है
जब घर में वाइट वॉशिंग करते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इसको पुताई या चूना करना, ठीक है। यही जो हमारे पास होता है, इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इसके। देखिए क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैकलाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन वाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है। वाइट वॉशिंग वॉल वाइट पेंट करने के लिए जो यूज़ होता है, पुराने ज़माने में यूज़ होता था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, बाद में वो एक पतली सी लेयर बना जाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे थोड़ा सा जो है पानी भी रिलीज होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब घर में पेंट वगैरह करते थे पुराने ज़मानों में, तो थोड़ी वो गीली रहती थी, वो इसी वजह से रहती थी कि जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्शन कर गया है कार्बन डाइऑक्साइड से, और उसने बना लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ वाटर बना लिया, ठीक है। यही सब इसमें बोला हुआ है। इसी का दूसरा नाम होता है मार्बल। मार्बल का फॉर्मूला आपको याद रखेंगे, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ कोयल जो है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है सिंगल प्रोडक्ट। एक या एक से ज़्यादा आपके पास रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ में और बना रही है H2O बना रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइप की रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट्स और एनसीईआरटी के जो की पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जो है ज्वाइन होकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप चेक कर लेंगे वहाँ से। उसके बाद अलग है इसमें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो आपके पास आती है। दूसरा एग्जांपल दे रहा है, सारी रिएक्शन आप एक बार लिख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी सारी। मेथेन है आपके पास, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर बना रहा है। सब जानते हैं ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होती है। ऐसी आपके पास कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो एनर्जी देती है आपको, और कुछ ऐसी होती है जिसको कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है खुद। तो जो ऐसी रिएक्शन होती है जिसको आप एनर्जी देते हैं उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और कुछ ऐसी होती है जिसमें एनर्जी निकलती है या हीट निकलती है उसको बोलते हैं आप एक्सोथर्मिक। यही एग्जांपल बोल रहा है। ग्लूकोज को जब आप लोग, आपकी बॉडी रेस्पायर करती है या उसको यूज़ करती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करती है, तो इससे रिलीज होती है CO2 H2O, और साथ ही साथ निकलती है इससे हीट। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास रेस्पिरेशन होता है वो आपके पास कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इससे हीट रिलीज हो रही है, तो ये एग्जाम्पल होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का या रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, ये याद कर लेंगे इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट टाइप है आपके पास। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जब आपके पास सिंगल प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए, सॉरी, सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में। जैसे आपके पास फेरस सल्फेट है, आपने इसको हीट दी और इसको तोड़ दिया फेरिक ऑक्साइड में और आपके पास CO2 में और SO3 में, ठीक है, यही बात बोल रहा है। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस पार्ट को आप लोग हाईलाइट करके लिख लेंगे, ठीक है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल reactant break down to give similar product. This is a decomposition reaction. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का दूसरा नाम जो होता है फेरस सल्फेट, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग FeSO4 into 7S2, इसी का ही नाम होता है ये, ठीक है। ये रिएक्शन आ जाती है। लूज देयर वाटर एंड हीट, ठीक है। आप मतलब इसको जब हीट करते हैं तो अपना वाटर जो है ये लूज कर देता है, ऐसी रिएक्शन होती है ये। FeSO4 इंटू 7S2, जब आपने इसको हीट दिया तो उसका पूरा पानी जो है लॉस हो गया, तो अब बचा आपके पास FeSO4। अब FeSO4 को जब और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा Fe2O3 में प्लस SO2 में और SO3 में, ठीक है। ऊपर लिखी हुई रिएक्शन, पूरी रिएक्शन ऊपर लिख रखी है। यही बात बोल रहा है, लूज वाटर व्हेन हीट एंड कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, ठीक है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, याद रखेंगे, वाइट वाइल SO4 एंड SO3 गैसेस, ये गैसेस होते हैं, मैंने पहले ही बता चुका कि जो इनके ब्रैकेट में GS लिखा रहता है ये इनकी फिजिकल स्टेट को जो है एक्सप्रेस करता है। आगे बढ़ते हैं।
डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अभी पढ़ाया ऊपर, ठीक है, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम होता है मार्बल। जब आप इसको हीट करते हैं तो क्विक लाइम निकलता है और साथ ही साथ CO2 निकलता है। ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी में करा चुका हूँ। आगे नेक्स्ट आपके पास ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क रिएक्शन है, याद कर लेंगे इसको, ठीक है, कई बार आती है ये पेपर में, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आपका PYQ भी है इसमें, जब PYQ सेशन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसके इस चैप्टर के सारे PYQ कवर करूँगा। आपके पास लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करते हैं तो बनाता है लेड ऑक्साइड, साथ ही साथ NO2 और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो सिंगल आपके पास रिएक्टेंट था, कन्वर्ट हो गया है एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। इसी टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है, आप H2O को तोड़ देते हैं, H2O को तोड़ते हैं तो H2+O2 बन जाती है। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहीं पे ही, ठीक है। इस एक्टिविटी में आपको बता रखा है ये। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अब आप डिकम्पोजिशन कराने के लिए कभी कभार तो आप हीट का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। और कभी कभार आप क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। टाइप आपके पास ये कौन सी रिएक्शन के टाइप है, ये मैं लिख देता हूँ यहीं पे ही। इसके दो टाइप होते हैं, मतलब आपके NCERT के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइप है इसका थर्मोलाइसिस एंड दूसरा टाइप है इसका फोटोलाइसिस। ठीक है, सिंपल है। अगर आप हीट का यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए तो थर्मोलाइसिस, और अगर आप सनलाइट का यूज़ करते हैं तो तब उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आपको हीट का एग्जाम्पल जानना है तो हीट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया है, ये हो गया थर्मोलाइसिस एग्जाम्पल का। उसके बाद आपने यहाँ पे हीट का यूज़ किया हुआ है तो ये भी थर्मोलाइसिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे ये आपने यूज़ कर रखा है सनलाइट का, तो ये फोटोलाइसिस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, फोटोलाइसिस का। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये आपने सिल्वर ब्रोमाइड को आप तोड़ देते हैं तो टूटता है किसमें, Ag+Br2 में, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ये, ठीक है, इनके मैं आंसर लिख देता हूँ, आप याद रखेंगे इनको। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं इनके सबके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखिए क्या है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, सब्सटेंस X यूज़ हो रहा है वाइट वॉशिंग में, अभी ऊपर ही पड़ा है वैसे। इसका आपको नाम लिखना है और इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। आपने ऊपर ही पढ़ा था, मार्बल बोलते हैं वैसे तो उसको, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ यहीं पे ही, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसका जो नाम है आपके पास, जो यूज़ होता है, ये होता है आपके पास वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग में जो यूज़ हो रहा है, पहले इसके बारे में लिख देते हैं। ये है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोल देते हैं। जब ये रिएक्शन कर जाता है ना तब ये बनाता है। और इसकी जो केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपको, ये जब केमिकल रिएक्शन करेगा H2O से तो आपके पास बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। और इसका X का नाम पूछा हुआ है, इस X का नाम लिख देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम हो जाएगा। दूसरा बोल रहे हैं, ये हो गया है केमिकल फॉर्मूला, इसका हो जाएगा, अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है इसका, तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा X का CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद केमिकल इक्वेशन, ये आपको फॉर्मूला लिखना था और ये हो गया राइट द इक्वेशन होता है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। 1.7 आपको एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी,
1.7 एक्टिविटी जो है ना, आपको यही बोल रहा है कि यहाँ पे जब आपने H2O का यूज़ किया है तो ये टूट गया है किसमें, H2 प्लस O2 में, ये ऐसे टूट जाता है। ठीक है, अब आप इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये डबल क्यों यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं आप लोग तो जो आपके पास O2 होता है, ठीक है, H2 तो 1 यूज़ होता है और O2 जो है इसमें 2 यूज़ होता है। मतलब आप इसको बता सकते हैं डबल क्यों होता है, तो इसकी रिएक्शन लिख देते हैं डायरेक्ट। H2O जो होता है ये रिएक्शन कर जाता है और बन जाता है आपके पास 2H2 प्लस O2। ऊपर भी लिख दिया वैसे मैंने, एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, इसमें 1 मॉलिक्यूल्स तो किसका है, ऑक्सीजन का है, और 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन का है, तो इसलिए बात कर रहा है ये। ठीक है, यही पूछ रहा था आपसे कि डबल मिलती है आपको। नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधा बताया मैंने कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, जिसके लिए आपको पढ़नी पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है, उसको याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि Fe जो है इस कॉपर से ज़्यादा एक्टिव होता है, तो Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, बना लेगा आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सारे एग्जांपल दिए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ZnCu को हटा देगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। PbCu को हटा देगा, बन जाएगा PbCl2 और Cu। ये कैसे पता लगाते हैं आप, मैंने कल के वीडियो में आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी। जो ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे Zn जो है Cu को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। मैं रिएक्शन एक बार फिर से रिकैप करता हूँ आपके लिए। Zn की रिएक्शन है CuSO4 से, तो आप देख रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में Zn सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब Cu से ऊपर आ रहा है, तो Zn इसको डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये मैंने यहाँ पे भी कहीं पे रिएक्शन लिखी होगी इनमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें Zn वाली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली है। ये Pb वाला भी सेम होगा। Pb जो होता है वो ऊपर आता है कॉपर से, Pb जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। अब कुछ एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, एक्टिविटी में करा चुका हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें दो रिएक्टेंट के मेटल आपस में ही क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया है और बना लिया है, ये यहाँ पे जाके बैठ जाता है, ये इसकी जगह पे जाके बैठ जाता है और ये इसकी जगह पे जाके बैठ जाता है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे सोडियम चला गया Cl के साथ में, यहाँ से हट के, यहाँ से बेरियम हटा है और Cl के साथ में सोडियम जुड़ गया, तो बन गया है सोडियम क्लोराइड, और बेरियम ने इसको हटा दिया तो बन गया है बेरियम सल्फेट। ये याद रखेंगे, इन टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसका कारण क्या होता है वो बात कर रहा है। द वाइट प्रिसिपिटेट BaSO4 is formed SO4-2 and Ba. The other product form sodium chloride which remain in the solution. Such reactant in which there is an exchange of ion. ये जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, इसीलिए आप लोग इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आप एक्टिविटी 1.2 करेंगे तो उसमें सेम बात बोली है कि आपके पास वेयर यू हैव मिक्स ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं इसको, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो आपके पास जो लेड नाइट्रेट होता है वो पोटेशियम को हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, ऊपर इसकी रिएक्शन दे रखी होगी हम लोगों को। ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, ये आपका होमवर्क है। इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं आराम से, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एग्जांपल किसका है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है।
ये आप कर लेंगे। ठीक है, बता दिया है मैंने, लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, इसमें भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। ये एक्टिविटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर हो गए हमारे। डबल डिस्प्लेसमेंट वाले हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हमारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक्टिविटी 1.2 आपका होमवर्क दे दिया है मैंने। नहीं आप करेंगे या फिर आपसे नहीं होगा तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में करके भेज दूंगा। अब आ जाता है नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसको बोलते हैं आप लोग रिडक्शन। ठीक है, यही बोल रहे हैं। इफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट, इसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर second oxide. Why has this black substance formed? This is because the oxygen added to copper and copper oxide. ठीक है, ये रिएक्शन की बात कर रहा है जनरली। कॉपर के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो कॉपर का हो जाता है ऑक्सीडेशन। If hydrogen gas is passed over this heated material Cu to block coating on the surface turn brown as the reverse reaction. यही रिएक्शन जो है, जब आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाते हैं तो यही पूरी रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाती है इस वाली रिएक्शन की। अगर आप इसकी रिएक्शन, बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इसकी रिएक्शन वापस हाइड्रोजन से करा देते हैं तो यही रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, बन जाता है आपके पास Cu प्लस H2O। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं इसी को ही। जनरली आप सीधा सीधा मीनिंग निकालेंगे कि जिसके भी साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिसके भी साथ में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन दोनों एक साथ भी हो सकती हैं कि अगर आपके पास CuO है, इसने अपना ऑक्सीजन रिमूव कर लिया है, ऑक्सीजन रिमूव कर लिया है तो इसका हो गया है रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं, जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल और दे रखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। ZnO है, कार्बन के साथ रिएक्शन कर जाता है, Zn बन जाता है और CO बन जाता है। नेक्स्ट है MnO2 है आपके पास, HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है और MnCl2 बनाता है, साथ ही साथ H2O और Cl2 बनाता है। MnO2 है, Mn से ऑक्सीजन निकल गया है तो इसका हो जाएगा आपके पास रिडक्शन, और Cl के साथ में जो है ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज, वही मैंने बोला कि कार्बन का हो जाता है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज एंड ZnO रिड्यूस टू Zn। ठीक है, HCl इज ऑक्सीडाइज, वही जैसे मैंने बोला था कि HCl का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, एंड MnO2 जो होता है इसका हो जाता है हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, किस में रिड्यूस होता है, MnCl2 में। ये दोनों रिएक्शन जो होती है, गेन लिखा हुआ है इसमें, सब्सटेंसेस गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट रिड्यूस। ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है आपको। ये सेम वही जो आपके पास मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन बोल रहा था, उसका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसका हो जाता है आपके पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब आपके पास वही सेम दो रिएक्शन बची हुई है, कोरोजन रिएक्शन और लास्ट हो जाती है रेंसिडिटी। पढ़ लेते हैं इसको। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। जब आप आयरन को नया नया देखते हैं तो शाइनी लगता है, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। जब आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का ये
हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल जो होते हैं ये भी जो है टर्निश हो जाते हैं, टर्निश करने पड़ते हैं या हो जाते हैं, ठीक है। इनके कलर जो है चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप इनको जो है फिर इन सब से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, इनके ऊपर कोटिंग करते हैं, ठीक है। जो मेटल नए नए होते हैं उनके ऊपर कुछ लेयर आ जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर के हो जाते हैं या उनके वो आपस में अपने इन्वायरमेंट से रिएक्शन कर जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए आप लोग इनके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन हो सकता है, और मॉइस्चर से रिएक्शन कर गया, एसिड से रिएक्शन कर गया, ठीक है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। वी सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। जब आप सिल्वर को नया नया पहनते हैं तो बहुत शाइनी होता है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद वो ब्लैक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। और कॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। कॉपर कैसे हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। इसके कारण क्या हो जाता है, मतलब इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, हमारी कार वगैरह की जो बॉडी होती है वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ब्रिज वगैरह ख़राब हो जाते हैं हम लोग जो बनाते हैं, आयरन रेलिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, शिप जो होती है पानी में रहती है परमानेंट वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। इससे सारी हम लोगों को जाए, और इससे इसको वापस करने के लिए खर्चा भी बहुत होता है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम होती है ये। और उसके बाद हमारे पास मनी भी जो है इसमें बहुत खर्च होती है इसको रिप्लेस करने के लिए, याद रखेंगे ये बातें। नेक्स्ट है आपके पास रेंसिडिटी, बताया मैंने आपको ये। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट टू फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। जब आप फैट वगैरह को जो है लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो फैट जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, फैट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसमें हमारे फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, स्मेल चेंज हो जाती है, ये सब आप याद रखेंगे। और इन सब से बचने के लिए आप लोग टेम्परेचर अपने जो फूड होता है उसको फ्रिज वगैरह में रखते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऑक्सीडेशन या फिर फ्रिज में रखते हैं, मतलब ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें एयर ना जा पाए, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, आप इनको सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चन को। बाकी जब मैं आप लोगों के लिए इसके एक कंप्लीट सेशन लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे चैप्टर की, जिसमें आप लोग अच्छी कमांड कर लेंगे पूरे चैप्टर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बायो की चैप्टर है हमारे पास लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।